ये मुजफ्फरपुर जब बालिका गृह कांड हुआ था तो आपका एक फोटो बहुत वायरल हुआ था। उस समय के बारे में नीतीश जी से आप कोई पूछ लीजिएगा, उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं लगा देता हूँ फोन, लगा दूँ। दलित जो है वो अय्यासी का साधन है, उसी अय्यासी के साधन में राहुल गांधी जा रहे हैं अय्यासी करने। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और बड़े साफ सुथरे हैं। 7 साल हमने इंतजार किया है और हम लोगों ने कहा था कि शादी करे या ना करे, करेंगे तो साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। टेलीफोन पर आपको याद बता दूं, 7 सालों में मैं शायद ही 1 या 2 बार मिला होगा। 7 सालों में 2 बार? 1-2 बार मिला, लेकिन टेलीफोन पर प्रतिदिन बात होती थी। तो शाहरुख खान को काम दिलाने में मेरा भी एक भूमिका रहा। शाहरुख खान के घर? हाँ, शाहरुख के घर से ही हमारी बारात निकली थी। इतने अच्छे थे कि आप उनके घर पे गए थे आरजेडी में लाने के लिए? नो कमेंट्स। तेज प्रताप जी के साथ कैसे संबंध है आपके? नहीं, ऐसे सब मेरे। तेजस्वी जी के साथ कैसे संबंध? जमीन मान लीजिए कि ये है आपका, हाँ, इतना में 2009 में इतना बने, इसका रेट हो गया 2014 में इतने बने, 2020 में इतना बने। इसके बाद जमीन बचेगा तब ना बनेगा तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। उस बारे में लालू जी ज़्यादा विस्तृत आपको बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। या तो मैं बताऊंगा या लालू जी बताएंगे या श्रीमती राबड़ी देवी बताएंगे, तीसरा किसी को नहीं जानकारी है। सरकार जनता पार्टी की है, इसमें जेपी का क्या रोल है? तो जेपी ने चंद्रशेखर से कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, इस बच्चे को मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना। और जब जेपी डेथ हुए, चंद्रशेखर जी ने मुझको दिल्ली ले गया और फिर उसके बाद जुड़े रहे, तब से उनकी मृत्यु तक हम जुड़े रहे। मुझे ये भी पता चला कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार नीतीश कुमार को चंद्रशेखर जी से मिलवाया था। आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे होंगे। जब चौधरी चरण सिंह ने रामविलास पासवान को पार्टी से निकाल दिया था, सारा टैची ऑफिस से फेंक दिया था, रास्ता नहीं था, चंद्रशेखर जी कहते थे देखो वो कहेगा कि पैसा चाहिए, हम पैसा नहीं देंगे। हम लोग देखा है हम लोग किस तरह अपने बच्चे को मार करके और खा रहे थे उसकी माँ। जब हम लोग यहाँ से ट्रेन से गए तो 10 लड़के गए थे, जब अमृतसर उतरे तो उसमें 6 लड़के थे, 4 लड़के रास्ते से गायब हो गए। जब हम लोग अमृतसर पहुँचे उस समय 4 लड़के थे, 2 लड़के फिर गायब। मैं राजनीति में बड़ा भावुक हूँ, कहा जाता है कि राजनीति में भावुकता का कोई स्थान नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। मेरे पिताजी माताजी के मरने के बाद मेरे बड़े भाई नहीं मुझे मैंने कि पाला पोसा सब कुछ, भाभी और भाई ने। मैं कहा कि लेकिन लालू से तुम्हारा फटेगा नहीं। हमने कहा कि जब राजनीति करना है तो पटाना ही होगा। चंद्रशेखर के साथ रहे, भारत सरकार में मंत्री गए, खूब कमाए हो गए। हमने हाँ, आप अपने अनुसार मुझको भी समझते होंगे। तो हम इस पूरे डिस्कशन में कर्पूरी ठाकुर जी क्यों मिस हो जाते हैं? कर्पूरी ठाकुर इसलिए मिस हो जाते हैं, कन्हैया कुमार नहीं, मैं आपको सुधार रहा हूँ। आप नाटक करते थे? जी हाँ। न्यूज़ हंटर्स के बारे में कुछ बोलिए। न्यूज़ हंटर 1 हफ्ता इंतजार कीजिए, 1 हफ्ता में हम फैसला ले लेंगे क्या करना। तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नमस्कार, मैं संजीव और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ हंटर्स। न्यूज़ हंटर की विशेष पेशकश नेताजी के आंगने में। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो बिहार की राजनीति में और ख़ास करके बिहार की दलित राजनीति में एक बड़ी पहचान रखते हैं। बिहार में लालू यादव जी की सरकार या फिर कह लीजिए कि आरजेडी की सरकार जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे राबड़ी देवी जी, तब ये मंत्री रह चुके हैं। 6 बार विधायक रह चुके हैं इसी फुलवाड़ी शरीफ से, और उसके साथ साथ नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी मंत्री रह चुके हैं। जेडीयू से और आरजेडी से बराबर का रिश्ता अभी तक का रहा है। फिलहाल अभी आप किसी भी पार्टी में नहीं हैं आज के डेट में। जी आगे क्या इनकी जर्नी होगी वो तो सर खुद जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता है। लेकिन पुरानी जो जर्नी है उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। न्यूज़ हंटर्स में हम लोग एक छोटा सा प्रयास किए हैं। बहुत अच्छा। और आपने यहीं से शुरुआत करते हैं। आपका वो लेटर मिला हमें जो आपने त्यागपत्र लिखा था, और इस लेटर में बड़ा 4 पंक्तियां आपने लिखा था। मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया, आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। तो ये क्या व्यक्तिगत था या किसी खास पार्टी के संबंध में था या एक लार्जर जो दलित राजनीति है उसके संबंध में? मैं जब
राष्ट्रीय जनता दल से त्यागपत्र दे रहा हूँ तो निश्चित रूप से जिन्हें पत्र लिख रहा हूँ उन्हीं के पास ये शब्द लिख रहा था, जी जी। तो निश्चित रूप से उन्हीं के ऊपर था। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत कहिए या दल कहिए या संगठन कहिए या संस्था कहिए, जिससे मैं अलग हो रहा था उन्हीं लोगों को कह रहा था। अच्छा, इसको मैं एक लार्जर, क्योंकि थोड़ा सा मैंने हाँ, ये इतिहास लार्जर संभाला, चीज है। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में मैंने देखा कि खास करके जिस समाज से आप आते हैं उस समाज का हमने राजनीतिक इतिहास को थोड़ा सा खंगाला, और तब हमें पता चला कि आज़ादी के बाद से लेकर के 2009 तक बगहा लोकसभा क्षेत्र और अररिया लोकसभा क्षेत्र गढ़ हुआ करता था, निश्चित। और 2008 के परिसीमन में दोनों को खत्म कर दिया जी गया हाँ। पूरी तरह से। और उन्हीं क्षेत्रों में जो विधानसभा क्षेत्र होते थे, चाहे वो बगहा हो या फिर उधर एक रानीगंज विधानसभा क्षेत्र रानीगंज। हुआ करता था, इन क्षेत्रों में अच्छी पकड़ होती थी आपके समाज के लोगों की, उनके नेताओं की, और बड़े बड़े नेता हाँ, डूमरलाल डूमरलाल मेहता बैठा जैसे, हुए, नरसिंह बैठा हुए, जी, ये सारे लोग महेंद्र हुए बैठा हैं, हुए। महेंद्र बैठा हुए, सब लोग हुए हैं हमारे समाज से लोग। तो क्या ये जो पंक्ति मैंने नहीं, आपने पढ़ा उससे जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं है? ये है आज के वर्तमान राजनीति के संदर्भ में, कि आज के राजनीति में जो राजनीतिक दल जिससे मैं परित्याग कर रहा हूँ, वहाँ मैं बार बार कहता रहा हूँ राजनीतिक पार्टियों की सभाओं में, कार्यकर्ताओं की सभाओं में, कि राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो या जब मैं जनता दल में था, मैं यही कहता था कि पार्टियाँ परिवार हैं और परिवार ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार का मतलब वो परिवार नहीं जो हमारा छोटा परिवार है, परिवार पार्टी का परिवार वो हमारा सबसे बड़ा परिवार है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तो परिवार की तरह, रिश्तेदारी की तरह दल के साथ लगा रहा, लेकिन वो शतरंज की तरह खेल रहे थे। मैं कभी शतरंज खेला नहीं, न शतरंज का शौकीन रहा हूँ। मैं फुटबॉल खेलता था, मैं स्विमिंग करता था बचपन में, तो उससे मेरा थोड़ा लगाव और शौक रहा है। शतरंज से कभी दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं रहा, तो इसीलिए मैंने कहा कि शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, इसीलिए धोखा खा गया। मैंने नहीं कहा कि धोखा आपने दिया, मैंने कहा कि मुझे खिलाड़ी नहीं था इसलिए धोखा खा गया, धोखा खा गए। फिर मैंने कहा आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था, आप के मोहरे को मैं रिश्तेदार समझ रहा था और आप मेरे रिश्ते को मोहरे समझ रहे थे, यही अंतर है। तो लेकिन अगर हम इस जो भी आपका नोटेशन आपने यूज किया, लार्जर राजनीति में जब मैं देखता पिछले 70 सालों का, तो आज के डेट में एक भी विधायक नहीं है आपके समाज से, और देखिए एमएलसी है। निश्चित तो रूप से आपको नहीं लगता कि एक समय था जब 1977 से लेकर के 2009 तक एक न एक सांसद रहे हैं इस रहे समाज हैं, से? भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, मंत्री रहे रक्षा हैं। मंत्री थे हमारे डूमरलाल मेहता जी। जी। तो आज आपको नहीं लगता है कि ये जो हाशिए पे आपका नहीं, समाज राजनीतिक रूप मैं से बार बार पहुंचा कहता हूँ समाज के प्रति, वर्ग के प्रति मैं सचेत रहता हूँ, लेकिन समाज के ही प्रति मैं नहीं रहता हूँ। आज का जो दलित समुदाय है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस बात को कहा था, जातवाद से बड़ा वर्गवाद, और मैं उसमें विश्वास करता हूँ। आज का दलित वर्ग जो है, अगर देश के पैमाने पर देखेंगे और इस राज्य के पैमाने पर भी, आप उस आरक्षण के रूप में आप दलित वर्ग को मत नौपिए। आप जब गांव में जाएंगे, उन दलित टोलों में जाएंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि सच्चा भारत कहाँ है। तो देश के आज़ादी के जो कुर्बान हो रहे थे, उसके सामने जो सपना था देश की आज़ादी का, क्या वो दलित के बस्तियों में वो आज़ादी की सुगंध दिखाई दे रही है? वो न शिक्षा से जुड़ा है, न उनके पास कोई विकास है, न उनके पास भोजन है। तो पूरी दलित समुदाय, रजक समुदाय को ही नहीं मैं कह रहा हूँ, पूरा दलित समाज, रजक समाज भी उसका एक अंग है। रजक समाज को राजनीतिक आधार पर उनको दरकिनार करने की साजिश की गई और राजनीतिक से उनको दरकिनार किया गया। साजिश, लेकिन हाँ, मैं साजिश कर रहा हूँ, लेकिन आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पूरे दलित समुदाय को अलग कर दिया गया। उस पर अलग बहस का विषय है। तो वही आंकड़े हाँ, हमारे मैं पास कह रहा हैं हूँ, आप कि देखें। आप रजक समाज का अगर हम देखते हैं तो सबसे कम जितनी भी प्रमुख जातियां हैं
दलित के अंदर, बिहार के अंदर, उसमें से सबसे कम अभी जो जातिगत जनगणना हुआ है उसमें 35% मात्र इसमें गरीबी रेखा से नहीं, हमसे नीचे कम है लोग हैं। पारिश का। 10% लोग ग्रेजुएट से ज्यादा पढ़े हुए जी हैं, हाँ, जो कि बिहार के एवरेज के एवरेज के हिसाब से ज्यादा है। नौकरियों में इसलिए 3% इनका। मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं, हाँ, लेकिन आर्थिक शैक्षणिक रूप से हम आगे हैं। लेकिन पूरा दलित समुदाय में शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जितना पीछे है दलित, इसलिए मैं पूरे दलित की बात करता हूँ। आप रजक समाज से परे नहीं, रजक समाज की beyond। एक लड़ाई है राजनीतिक, हमारी अधिकार की लड़ाई, जो बाबा साहब ने कहा था शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार की बात कही थी। तो रजक समाज को शैक्षणिकता में, आर्थिक रूप में थोड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन राजनीतिक अधिकार से वंचित कर दिया गया। थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा है। 10% है आपका ग्रेजुएट से अबव, पूरा एवरेज मुजहर का देखिए। 0.19%। मैं तो कह रहा हूँ कि एवरेज हम कर रहे हैं, हाँ। नहीं उससे अच्छी है। लेकिन राजनीतिक अगर अन्य जातियों का देखेंगे, इसलिए मैं जातियों की पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा। अन्य जातियों में देखें तो राजनीतिक रूप में रजक समाज सबसे पीछे है। जो समाज आर्थिक रूप से पीछे है वो राजनीतिक रूप से आगे है, आप देखेंगे। लेकिन जब पूरा दलित समुदाय का देखेंगे तो पूरा दलित समुदाय में आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सब में सबसे पीछे है। हाँ, इसको इसलिए मैं पूरे दलित समुदाय की बात करता हूँ। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है क्रीमी लेयर को लेकर के, या फिर दलित समाज के अंदर जो विभाजन को लेकर के, फिर उसके ऊपर आपका क्या टेक होगा? मेरा साफ कहना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ने का काम कीजिए। संविधान में कहीं ये बात नहीं कहा गया है कि आरक्षण आर्थिक रूप से दिया जा रहा है। आरक्षण कोई पेशा के लिए नहीं है, कोई आर्थिक या जीविकोपार्जन का साधन नहीं है। आरक्षण है छुआछूत, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर, उसको सामाजिक रूप से आगे लाने का काम किया जाए। देश कब मजबूत होगा? देश तब मजबूत होगा जब सब एक समान हो जाए। आपका ये शरीर है, मानव शरीर में अगर हाथ विकलांग हो जाए तो आप संपूर्ण मानव नहीं होंगे, स्वस्थ मानव नहीं होंगे। उसी तरह से आज जो कहे जा रहे हैं कि हम विश्व विजेता, विश्व गुरु बनेंगे, तब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक समाज का हर तबका समता रूप से आगे नहीं आ जाए। तो दलित समुदाय आज सबसे पीछे है, तो देश विश्व गुरु बन ही नहीं सकता है। इस पे बस एक आखिरी, जाति पे आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहते हैं कि हम लोग बात करें, तो बस एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि जब 2008 का परिसीमन हो रहा था, उस समय आप आरजेडी में थे और उस समय आरजेडी एक अच्छा पोजीशन में थी, 24 सीटें लोकसभा की थी उनके पास। क्या कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि बगहा और दोनों में से कम एक बचा रहे? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो सही है। दिक्कत ये है, परेशानी ये है कि राजनीतिक पार्टियां घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें कहती हैं, लेकिन अपने कार्यों में ठीक उसके विपरीत हो जाती है। उस समय जो सीमा जो का हो रहा था, आरक्षण का क्षेत्र का परिसीमन हो रहा था, कौन लोग थे उस कमेटी में? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं सबको आदरणीय कहता हूँ, लेकिन कौन लोग थे, किस वर्ग के लोग थे, किस वर्ग के लोग थे, ये याद करने की जरूरत है। और कौन लोग थे? क्या उनकी नीयत थी कि दलितों को अधिकार मिल जाए? वो चाहते हैं कि दलित का प्रतिनिधि उनके पॉकेट का रहे। इशारा मैं किसी मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिक आदत ही नहीं है। मैं चंद्रशेखर जी से का अनुयायी रहा हूँ। चंद्रशेखर जी ने बराबर कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणी से बचो, स्वाभिमान और सम्मान से कभी समझौता मत करो, और कोई निर्णय लेना हो अपने लिए भी, समाज के लिए भी या व्यवसाय के लिए भी, तो समाज के जो सबसे पीछे पैदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके आंखों में आंखें मिला करके निर्णय लेने का काम करना। और जब निर्णय लेने जाओगे, लगेगा कि जो सबसे पीछे का व्यक्ति है उसको आपके निर्णय से कुछ फायदा होने वाला, तो वही निर्णय तुम्हारे लिए
सबसे अच्छा निर्णय होगा। आपने चंद्रशेखर जी का बात किया, हम वहीं से थोड़ा सा लाइट मूड पे लेके जाते हैं इसको। आप यात्रा जब उन्होंने किया था कन्याकुमारी से दिल्ली, मैं भी था आप भी उसमें थे, और उसके अलावा आपने और भी बहुत यात्राएं की है, पंजाब में, उड़ीसा में, कालाहांडी में, वहाँ पे आपने यात्राएं की है। अभी एक दौर फिर से शुरू हो गया है यात्राओं का, वो कैसे यात्रा देखते ये हैं? यात्रा में अंतर है। जब हम लोग यात्रा की बात चल रही थी तो मान्यवर आनंद, डॉक्टर आनंद, सुदीन भदौरिया, कैप्टन विक्रम सिंह, सुबोध कांत सहाय और मैं, ये 5 लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी और एक जीप हमको दिया था। उस जीप पर 5 लोग हम लोग जा करके 1 महीना तक कन्याकुमारी से दिल्ली तक घूमे थे। वो यात्रा होगी तो उसका पूरा मैनेजमेंट की हम लोगों ने किया था। और चंद्रशेखर जी से हम लोग बात किए कि क्यों यात्रा करना चाह रहे हैं। कहा कि देश को समझना होगा तो गांव में जाना होगा, जो जनता है उसके बातों को अगर समझना होगा तो उसके बीच जाना होगा। वक्तव्य लिख देने से नहीं होगा, वक्तव्य महसूस करने से होगा। और इसीलिए वो यात्रा की थी। दूसरा यात्रा जो उन्होंने हमसे कहा कि देखो कोई लोग जाएगा कि नहीं जाएगा, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, क्योंकि तुमको हम भेज रहे हैं 10 लड़कों के साथ। वो 10 लड़कों में हो सकता है कि 9 लड़के तुम्हारे साथ नहीं जा पाए, क्योंकि बड़ा कठिन वो यात्रा होगी। पंजाब वाली, पंजाब में जो ब्लू स्टार हो रहे थे, पंजाबी एक तरफ था, हिंदू एक तरफ था, इतनी कसमकस थी। और चंद्रशेखर जी ने हमसे कहा था कि अगर दिन बिताओगे गुरुद्वारा में खाना खाना तो रात में हिंदुओं के धर्मशाला में खाना खाना, अगर दिन में धर्मशाला में खाना खाना तो रात में गुरुद्वारा में खाना। और मैंने उसको निर्वाह किया 3 महीना तक, अमृतसर से दिल्ली तक। ठीक ही कहा। जब हम लोग यहाँ से ट्रेन से गए तो 10 लड़के गए थे, जब अमृतसर उतरे तो उसमें 6 लड़के थे, 4 लड़के रास्ते से गायब हो गए। जब हम लोग अमृतसर पहुँचे उस समय 4 लड़के थे, 2 लड़के फिर गायब हो गए। लेकिन वहाँ से चले तो 50,000 से ज़्यादा भीड़ हो गई दिल्ली तक आते आते पहुँचते। और हमको हर जगह शुरू में दिक्कत हुई। 1 महीने के बाद जिस तरह पंजाबी और हिंदू मिल करके के मेरा स्वागत करने लगे, जिस तरह मिल करके कोई अपने घर ले, मुझे याद है दिवाली का दिन था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था, तरफ रहे उसी यात्रा के दौर में, उसी यात्रा के मुझे लग रहा था कि जरा मैच देखते टीवी पर। जलंधर में जिस समय बड़ा विस्फोटक स्थिति, वहाँ में पंजाबी लड़कियों ने भैया चलिए मेरे यहाँ, और वहाँ जा कर के मिठाई खिलाया, हम लोगों ने पटाखा फोड़ा। पटाखा उस समय बैंड था, लेकिन वो जो होता है छुरछुरी, वो हम लोगों ने छोड़ा और बैठ कर के पूरा टीवी देखा। तो वो था, और हिंदू लोग सिख लोग मिल कर के तो वो रहा। उसी तरह से समझने का काम किया और शांति बहाल हुआ। उसके बाद जब भूख से लोग मरे थे, हम लोग देखा है, हम लोग किस तरह अपने बच्चे को मार करके और खा रहे थे। उसकी माँ जिस बच्चे को गोद में पैदा किया हो, उस बच्चे को मारने का काम मैं आंखों से देखा। मेरे साथ भक्तचरण दास कालाहांडी से एमपी थे, अभी कांग्रेस में बड़े नेता हो गए। दोनों लोग पद यात्रा किए थे। उस समय वहाँ के लोग, बसंत कुमार दास, कई लोग, राजा रानी प्रताप स्वयं, नन्नी रंजन मोहंती, कई लोग, श्रीकांत जेना, हम लोग सब यात्रा कर रहे थे। कोई सहायता नहीं था दिल्ली से। चंद्रशेखर जी ने सहायता कर करके इंदिरा गांधी से, और उसमें विजू पटनायक ने वहाँ सबको भिजवाया और स्थिति को किया। तो समझने वाला था, लोगों को दिल जीतने वाला था। आज का यात्रा सिर्फ देखते हैं, कुछ लोग हैं, हर का अपना अपना सोच है। कुछ लोग अच्छे एम के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग और चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन यात्रा दिल से करना होगा, दर्द के साथ करना होगा। अभी जो हो रहा है वो नहीं है, उसके लिए मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई भी यात्रा कर रहे हैं वो अपनी सोच से अच्छा ही कर रहे होंगे। कोई लोग गलत नहीं करता है, हर लोग अपने अनुसार। चंद्रशेखर जी ने किया अपने अनुसार, हम लोगों ने भी किया अपने अनुसार। हमारी सोच वो थी, इनकी सोच हो सकती है, और अच्छा है। अच्छा, ये चंद्रशेखर जी की यात्रा के बारे में, चूंकि मैं जब जेएनयू में था तो वहाँ पे आनंद कुमार जी हमारे अच्छे मित्र है, उन्हीं वो भी यात्रा में, तो वो हमें बताया करते थे उस यात्रा के बारे में कि हम लोगों की एक टीम थी जो
आगे जाती थी, आगे चलती थी। आप किस टीम में थे? हम आगे भी थे और पीछे? साथ में भी थे। समूह में? कुछ दिनों तक आगे रहते थे, कुछ दिनों तक साथ रहते थे। चंद्रशेखर जी को उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया है। चंद्रशेखर जी ने वो अपने पुत्र से भी ज़्यादा मुझको मानते थे। कैसे मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात हुई जेपी आंदोलन के बाद, सरकार बनी जनता पार्टी की, और याद होगा उस समय जेपी को लोग उपेक्षा करने लगे थे। सरकार के मैं नाम नहीं लूँगा, आदरणीय है, हमको भी बहुत स्नेह करते थे मुरारजी देसाई जी। उन्होंने भी कह दिया कि सरकार जनता पार्टी की है, इसमें जेपी का क्या रोल है। जेपी दुखी रहा, बोला उन्होंने? हाँ, उस समय काफ़ी पेपरों में छपा था। तो जाविर हुसैन साहब और एक पत्रकार राजीव रंजन नाग, जो मध्य प्रदेश इंदौर से निकलता है नवभारत, उसके वो दिल्ली में रहते हैं राजेंद्र नगर में, और मैं, तीनों लोग जेपी के यहाँ दिन भर रहते थे। उनके साथ बाबूजी बातचीत करते थे, हम लोग हर चीज़ पुरानी बात उनके प्रसंग सुना करते थे। तो चंद्रशेखर जी बहुत उनसे जुड़े हुए थे, वो आते थे। तो जेपी ने चंद्रशेखर जी से कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, इस बच्चे को मैं दे रहा हूं, संभाल के रखना। और जब जेपी डेथ हुए, चंद्रशेखर जी ने मुझको दिल्ली ले गए, और फिर उसके बाद जुड़े रहे। तब से उनकी मृत्यु तक हम जुड़े रहे। आनंद कुमार जी हम लोग के साथी रहे। आनंद कुमार जी, सुदीन भदौरिया जी, सब हम लोग के अच्छे मित्र हैं। रंजना जी, अंजना जी जो भी महिला एक बहुत एक्टिविस्ट हैं, जी जी, रंजना भदौरिया, सब लोग एक साथ थे। तो श्याम रजक एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन श्याम रजक के इस रूप को बहुत, शायद संभवतः मेरी जहाँ तक बहुत कम लोग जानते हैं। प्रचार करने की आदत नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं। जो लोग देश भर से, जो मेरा संबंध है, देश भर के कार्यकर्ताओं से, देश भर के नेताओं से, देश भर के सोशल एक्टिविस्ट से, देश भर के एजुकेशनिस्ट से जानते हैं, और मेरे अच्छे संबंध हैं। मुझे ये भी पता चला कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार नीतीश कुमार को चंद्रशेखर जी से मिलवाया था। नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर से उनका संबंध अच्छा था, लेकिन हम भी एक राही रहे, लेकिन चंद्रशेखर जी नीतीश जी के संबंध रहे हैं। तो आपने नहीं, किसी ने मुझे बताया था। ये ठीक है, उस संबंध को और मजबूत करने में मेरा भूमिका रहा है। लालू जी से भी संबंध बनाने में भूमिका रहा है, लेकिन मैं अपने को बहुत ठेकेदार नहीं बन सकता हूँ कि मैं ही नहीं एक होता है, एक हिस्सा रहा। तो अच्छा, पहली मुलाकात आपकी लालू यादव जी के साथ हुई थी या नीतीश कुमार जी के साथ? क्या देखिए, पहला इंसिडेंट क्या होगा? लालू जी के साथ तो था ही, आंदोलन में लोग जेल में थे, नीतीश जी से साथ भी थे, साथी थे सब। लेकिन जब चंद्रशेखर जी एक तरह से राजनीतिक संकट में थे, और हम लोग भारत यात्रा के बाद भोंसी आश्रम में, भुवनेश्वरी आश्रम जो हरियाणा में, गुड़गांव के आगे, वहाँ हम लोग काम करते थे। तो बातचीत चल रही थी, सब लोग की राजनीतिक करना है। महिला भुवनेश्वरी आश्रम, हाँ, अभी भी मैं उत्तराखंड में गया था। हाँ, अब तो बहुत टूट गया एक तरह से कहा जाए, बड़े व्यापक पैमाने थे। हरियाणा सरकार ने उसको हैंड ओवर ले लिया अब इधर वाले में, और उसमें भी कुछ ट्रस्ट के झगड़े में और छोटे हो गए। तो कुछ लोग की हुई कि राजनीति अब करना है, तो हमसे भी पूछा गया। हमने कहा कि हाँ भैया, हम राजनीति तो करना चाहते हैं, ये भी तो कर ही रहे, क्या करोगे? तो हम जाएंगे पटना, देखेंगे, अगल बगल क्षेत्र में काम करेंगे। मैंने कहा कि लेकिन लालू से तुम्हारा फटेगा नहीं। हमने कहा कि जब राजनीति करना है तो पटाना ही होगा, तो जाओ, लेकिन कभी संकट लगे तो तुम सीधे आ जाना आश्रम, इस आश्रम तुम्हारे लिए खुला है। मैं आया, लालू से मुलाकात नहीं हुई, मैं घर पर था, हमारे मित्र सब लोग लोहानीपुर में रहते थे। तो मंगरीवाल मंडल मेरे अच्छे मित्र थे, उनसे कुछ काम था एक साथी का, तो उनको फ़ोन किया, क्या कर रहे हैं श्याम बाबू, आप लोग तो मेन स्ट्रीम वाले आदमी हैं, हमने कि यही रेलवे किनारे पौधे लगा रहे हैं और किताब पढ़ रहे हैं। अरे क्या चंद्रशेखर जी की भाषा कर रहे हो? अरे यार आओ जनता पार्टी में, जनता दल में आइए लालू जी के साथ। हमने कटोरा लेकर के नहीं नहाएंगे, तो उसे थमा दिए लालू जी के फ़ोन। फिर वो अपना जो हंसी मजाक का उनका स्टाइल होता है, अरे तुम ये चंद्रशेखर जी साथ रहे, भारत सरकार में मंत्री गए,
खूब कमाए होगे। हमने हाँ, आप अपने अनुसार मुझको भी समझते होंगे, तो हम आज भी उसी तरह से हैं और पहले भी थे, और मुझे खुशी है। तो तुम आ जाओ मेरे पास, ज़रा बात करना है। हमने आ जाते हैं, रिक्शा उक्सा लेते हैं, ऑटो लेते हैं। अरे गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम गाड़ी भेजते। तो उस समय उनके साथ रहते थे मुकुल ठाकुर, वो गाड़ी लेकर के आए। मैं उनके साथ गया और सीधे कहे कि हमारी पार्टी के ये ज्वाइन कर लिए। किस मुरारी था फोटोग्राफर, फोटो तो लिए, हो गए। मेरी भी इच्छा थी कि जुड़ूं, और एक प्रसंग ऐसा, उसके बाद हो गए, साथ काम करने लगे, अच्छा काम किए। उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, इसमें कहीं दो राय नहीं। एक प्रणेता के रूप में तो लालू यादव है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं। कुछ झंझावात को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी को अगर देखा जाए तो लालू यादव एक सामाजिक तो कोई परिपूर्ण तो हो भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन अच्छा, इसी के ऊपर सुशील मोदी जी, जब उनसे पूछा जाता था कि आप लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी को देखते हैं तो कैसे दोनों को असेस करते हैं, तो वो बड़ा एग्जांपल देके कहते थे, देखिए एक बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक कहते हैं। एक जो है वो पान खाते हैं, दूसरे कुछ नहीं खाते हैं। पान खाना मतलब ना खाना अलग चीज़ है, लेकिन ये सुशील मोदी जी हमारे मित्र रहे। हम लोग सेमिनरी स्कूल में हमारे सीनियर रहे। उसके बाद वो साइंस कॉलेज में चले गए, पटना कॉलेज में चले गए। हम लोग अच्छे मित्र रहे। वो बाकरगंज में रहते, दरियापुर में रहते थे, हम सब्जी बाग में रहते थे, तो हम लोग मित्र रहे। लेकिन वो ठीक कहते हैं कि डिसऑर्गेनाइज है, लेकिन वो कहा जाए कबीर की तरह लालू यादव का जीवन रहा है, फक्कर की तरह एकदम। वो पहले के लालू यादव में, आज के लालू यादव नहीं कर रहा हूँ, फक्कर की तरह गरीबों के साथ। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ऑर्गेनाइज हैं, विजन वाले हैं। किसी काम को किस विजन से आगे बढ़ाना है, सिस्टमेटिक हो रहा है। और यही कारण है कि नीतीश जी की सरकार में जो काम हुआ, मैं उनके साथ मंत्री पद भी रहा हूँ, 2 विभाग संभाला हूँ। 2 विभाग तो पूर्ण रूप से संभाला हूँ, टेम्प्रोरी भी 2-3 विभाग में संभाला हूँ। तो 2 विभाग का तो मैंने पूर्ण रूप से काम किया हूँ, इंडस्ट्री में भी और फूड में भी। तो वो उनका विजन है, उनको काम करने की शैली है, काम कराने की भी शैली है। और मंत्रियों को फुल फ्लेज छोड़ करके उस पर नज़र भी रखने की शैली है। ये नहीं कि फूल छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये लालू जी में नहीं है। लेकिन लालू यादव जी फक्कर कबीर की अगर रूप में देखा जाए, कबीर की राह का देखा जाए, तो लालू यादव। और कबीर के साथ अगर नीतीश कुमार के लिए अगर कोई शब्द कबीर के साथ नीतीश जी को नहीं, नीतीश जी को अगर जोड़ सकते हैं तो आप उनको गांधी के तरह तो नहीं, लेकिन गांधी के विजन के साथ, गांधी के थॉट के साथ काम करने वाले हैं। वो एक हर चीज़ का सिस्टम, गांधी के क्या थे, अगर सुबह वो प्रार्थना करते थे तो उसके पीछे थॉट था। हरजनों के गांव में अगर सफाई का काम करते तो उसके पीछे भी उनका थॉट था। तो नीतीश कुमार जी का भी पीछे थॉट रहता है, उस थॉट के तहत पर वो काम करते हैं। इस पूरे डिस्कशन में कर्पूरी ठाकुर जी क्यों मिस हो जाते हैं? कर्पूरी ठाकुर इसलिए मिस हो जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर को मिस नहीं कर रहे हैं। कर्पूरी गांधी और कबीर के कद के नहीं रहे। कोई आदमी अगर किसी की तुलना करेगा तो उस कद के की तुलना, कर्पूरी ठाकुर तो वरिष्ठ कहा जाएगा कि लालू और नीतीश के वरिष्ठ रहे। कर्पूरी ठाकुर में कबीर भी था और गांधी भी था। हाँ, वो दोनों के पर्यायवाची सब थे, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। अगर एक कबीर के हैं तो एक गांधी के हैं, दोनों अलग अलग हैं। कर्पूरी ठाकुर कबीर और गांधी के दोनों को मिला करके अगर एक शब्द हो तो वो कर्पूरी ठाकुर होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसको अब और थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके, हालांकि आप बार बार नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन एक और मैं परमिशन, आपके परमिशन से, अखिल भारतीय पासी महासभा, आप 3 बार शायद उसके प्रेसिडेंट रहे। सॉरी धोबी महासभा, अखिल भारतीय धोबी महासंघ के 3 बार आप प्रेसिडेंट रहे हैं, जहाँ तक अभी भी हैं। अभी भी प्रेसिडेंट आप ही हैं। हाँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, इसलिए है क्योंकि तो उस तरह की जो राजनीति एक महासंघ वाले जो 1930 के दशक से, उससे पहले भी भूमिहार और इन लोगों ने 1890 से शुरू कर दिया था, तो उस राजनीति की समझ, चूंकि आप उसके मेंबर थे, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उस तरह की जो राजनीति होती है जहाँ पे आप महासभा बना करके ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग उसका मकसद हो सकता है,
लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पूरे दलित की बात करता हूँ, मैं स्पेसिफिक एक की नहीं, तो उसमें अब आप अपने आप को कहाँ पे कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ कि रजक समाज का जो पूरे देश में अगर आप उसका तुलनात्मक करेंगे तो आप 15 राज्यों में उसको दलित के रूप में नहीं लिया जाता नहीं है, लिया जाता है। तीसरे वर्ग में आते हैं। 11 राज्यों में दलित में आते हैं। तो वो लड़ाई उन लोग लड़ना चाहते थे और मैं उसमें एक सहकर्मी के रूप में बाद में मुझे अध्यक्ष बनाया और लड़ाई चलते रही, अभी भी चल रही है। इसलिए फिर तांती के ऊपर आपका क्या होगा जो अभी व्यू क्या? देखिए, मैं तो कहता हूँ इस विचार से ये लड़ाई अलग है कि तांती, ततवा और भी हैं, केवट है, कई कई जातियां हैं। अंबेडकर तो पिछड़ा दलित को मिला करके, अल्पसंख्यक को मिला करके उसकी लड़ाई लड़ते थे, खास करके पिछड़ा और दलित का। हाँ, तो वो लड़ाई लड़ते थे। तो पिछड़ा की भी वही कमियां हैं, वही उनकी मांगे हैं, वही उनका लड़ाई है। दलित की भी अलग है कि अगर स्टेयर देखेंगे तो पिछड़ा थोड़ा ऊपर है, दलित नीचे है। नहीं, लड़ाई दोनों का है। मंडल आयोग आया तो मंडल आयोग में सिर्फ पिछड़ा नहीं लड़ाई लड़ा, मंडल आयोग के लड़ाई में रामविलास पासवान जैसे लोग थे, हम लोग तो थे ही। रामविलास पासवान ने भी बड़े मजबूती से लड़ाई लड़ा मंडल आयोग का। लालू यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव ने लड़ा तो रामविलास की भूमिका थी। तो लालू यादव पिछड़ा वर्ग से थे, नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग से थे, शरद यादव पिछड़ा वर्ग से थे, रामविलास को तो मंडल आयोग से नहीं। लेकिन उस लड़ाई को इसलिए लड़ा कि अंबेडकर ने कहा था कि पिछड़ा दलित को मिल करके ही समाज में एक मजबूती लाया जा सकता है। तो तांती के लिए क्या? तांती को भी सब, हम तो चाहते हैं कि सब, उसकी लड़ाई दूसरी है। तांती को आप समाहित कर दो दलित में, लेकिन आप प्रतिशत को बढ़ाओगे नहीं। प्रतिशत जो 16% है, 16% में ही तत्वा को, तांती को ही बढ़ा दोगे तो कैसे होगा? आप जो प्रतिशत उसके घटे हैं तो आप इसलिए से काट करके के और उसको दलित में जोड़ करके दलितों के प्रतिशत बढ़ा दो, किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। इसीलिए तो जाति जनगणना की बात कही जाती है। जी जी। जाति जनगणना जब हो जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी। तो न तत्वा को कोई झगड़ा रहेगा, न दलित को कोई झगड़ा रहेगा, न सवर्ण को कोई झगड़ा रहेगा। लेकिन फिलहाल तो ये तांती जाति के लोग, सब लोग समाज के लोग कह रहे हैं कि अब हम सड़कों पे उतरेंगे, और जो आंकड़े हैं वो साफ दिखा रहे हैं 1.70 उनका पॉपुलेशन है। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको 1.7 जो हैं तो पिछड़ा से हटा करके उसकी संख्या घटा करके उसको अगर दलित में जोड़ दिया जाए, 16 से 17.7 हो जाए। हाँ? अच्छा, आपका ये सोल्यूशन है कि जितना भी परसेंट बिहार में मिल रहा है रिजर्वेशन, उसको आप जिस आबादी को लाना चाहते हैं उस आबादी का जो प्रतिशत है उसको इसमें जोड़ दीजिए। क्या जाता है, इसमें जोड़ दीजिए। ये तो राज्य सरकार के हाथ में है। नहीं, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। परसेंटेज को बढ़ा देना, जैसे 25% पंजाब में है, राज्य सरकार के हाथ में, लेकिन अप्रूवल वहीं से मिलेगा। तो वहीं से होगा, लेकिन प्रयास तो नीतीश कुमार को ही करना पड़ेगा। करेंगे, बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे। हम तत्वा के खिलाफ नहीं है, हम उसके हक के साथ हैं। मैं उसके पक्षधर रहा हूं कि वो दलित में आ जाए, उसकी भी वही स्थिति। लेकिन आरक्षण हुआ था पहली बार आर्थिक रूप से नहीं, फिर मैं कह रहा हूँ शैक्षणिक और सामाजिक ऐतिहासिक पिछड़ापन ये रहा है। आज भी दलित जो है उसके बच्चे को घोड़े पर नहीं चढ़ने जाएगा। आज भी दलित का कोई अगर अच्छा अफसर गांव में जाएगा, हम किसी पर कटुता नहीं करना चाहते, लेकिन उनको एक बड़े वर्ग के अनपढ़ बच्चे को पैर छूना पड़ेगा, और उस बड़े वर्ग के कोई बच्चा उस दलित वर्ग का अगर कोई बड़ा विद्वान हो उसको पैर नहीं छू सकता है। ये जो दूरियां हैं ना, सामाजिक दूरियां, इसको ना पहले घटाना होगा। अभी आपने बोलते बोलते कहा कि बात करेंगे, क्या कुछ तो बात? देश के प्रधान मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो हम एक नागरिक हैं, मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, एक नागरिक हैं। क्या इसकी संभावना इसमें तलाशी जाए कि आगे? अभी कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए कि मैं अपना विकल्प छोड़ा हुआ हूँ और साथियों के ऊपर, साथी लोग जो तय करेंगे। मैंने पहले भी कहा
मेरे सामने दो विकल्प है, या तो राजनीतिक दल का हाथ थाम कर करके इस लड़ाई को और आगे बढ़ाऊं, और अगर मैं अपने को पराजित रहूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप राजनीतिक संन्यास लेना मैं इस बात चाहते हैं? को मैं एकदम हूँ। मुझे आप याद कर लिए, कर्पूरी ठाकुर, पंडित रामानंदन मिश्र, ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे समाजवाद का। कुछ चीज़ों पर संकट हुआ, पंडित रामानंद दोनों एक कतार के थे, संन्यास लेना पड़ा पंडित रामानंद मिश्र को। तो कई परिस्थिति अगर ऐसा आएगा कि मैं अपने विजन को सफल नहीं कर पाऊँ तो मेरे सामने दूसरा रास्ता क्या होगा? मेरे लिए ये राजनीति कोई जीविकोपार्जन का साधन तो है नहीं। मैं इसको एक विजन के रूप में लेता हूँ। अगर नहीं होगा तो अच्छा होगा कि उससे दूर हो जाऊँ। आपको ऐसी संभावना लग रही है कि संभावना पर ही देश चलती है, संभावना पर ही। अगर ऐसा होगा तो हमको उसमें कहीं भी विलम्ब करने में सोचना नहीं होगा, संकोच नहीं होगा। आप फिर आपकी जो पॉलिटिकल जर्नी, जो इधर की जर्नी है, आप 95 से लगातार बनते हैं, फिर 2005 के दोनों चुनाव में आप जीतते हैं आरजेडी से रहते हुए। उसके बाद फिर 2009 का लोकसभा भी लड़ते हैं, जब कांग्रेस से अलग होकर के एलजेपी के साथ मिलकर के एक थर्ड फ्रंट बनाया जाता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा लड़ने के बाद आप लालू जी से ऐसी क्या दूरियां हो गई? देखिए, वो समय खत्म हो गया, उसको कोई चर्चा करना, कोई उस बारे में लालू जी ज़्यादा विस्तृत आपको बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। या तो मैं बताऊंगा, या लालू जी बताएंगे, या श्रीमती राबड़ी जी भी बताएंगे। तीसरा किसी को नहीं जानकारी है। आपके पास आए हैं, आप कुछ बताइए। नहीं, जो बातें बीत गई, जो बातों का अब कोई असर नहीं है, उस बातों पर चर्चा करना मेरे लिए उस समय संगत नहीं है और न न्याय संगत है। इतिहास की प्रासंगिकता कोई राजनीतिक कारण हुआ होगा, व्यक्तिगत कारण तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीविकोपार्जन मेरा राजनीतिक साधन नहीं रहा है। राजनीति को मैं पेशा नहीं मानता हूँ, मेरा इतिहास है। नहीं तो 14 साल जो मंत्री रहा हो उसकी क्या आर्थिक हैसियत होगी, और आज मेरी क्या आर्थिक हैसियत है, सामाजिक हैसियत है। मैं बहुत अपने को गौरवान्वित हूँ, लेकिन आर्थिक हैसियत मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन जिस रूप से माना जाता है, मापा जाता है, उससे मैं कहा हूँ तो राजनीति मेरे लिए कोई साधन नहीं रहा, साधक रहा। तो साधक में कहीं ना कहीं कोई व्यवधान आया होगा तभी ना। क्या यही जवाब 2020 के लिए भी होगा या नहीं? 2020 में क्या होगा वो तो समय बताएगा। 2020 का जो 2024 का 25 का 20 वाला जब आप फिर से जदयू से आरजेडी में गए, नहीं, उस समय के बारे में नीतीश जी से आप कोई पूछ लीजिएगा कि क्या कारण। सब लोग जानते हैं उस समय जिन कारणों से मैं हटा वो कारण ही हट गया। आप सारा समझ रहे होंगे, जिन कारणों से मैं हटा आप बताइए, वो कारण ही मैं तो कह रहा हूं, जिन कारणों से हटा वो कारण जो था वही जनता दल को छोड़ दिया। मांझी जी की बात कर रहे हैं? नहीं, मांझी जी मेरे आदरणीय हैं, मांझी जी नहीं। अर्जुन मांझी, क्या नाम था उनका? जीतनराम मांझी। नहीं, अर्जुन मांझी जो वहाँ से लड़े थे फिर जदयू से। नहीं, ऐसे सब मेरे छोटे भाई की तरह, उनसे क्या लड़ाई? ऐसे कोई नहीं, उनसे नहीं, मेरी लड़ाई कभी। आरसीपी बाबू से आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे होंगे। अभी तो सुना ही पड़ रहा है कि फिर वो वापस आने वाले हैं। पता नहीं, अगर आएंगे तो फिर आपकी और उनकी। हम अभी कहाँ कहीं जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हैं, पक्का है एकदम। अभी तो सुना हमने, कल ही एक आदमी बता रहा था कि आरसीपी सिंह नई पार्टी बना रहे हैं, पता नहीं क्या है। रोज नई खबर उनके बारे में। एक आदमी हमको कल बता रहा था, आज ही बता रहा था। तो आपकी और ठीक है, आरसीपी सिंह के साथ नहीं बनती होगी उस समय, अभी बनती है, नहीं बनती है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत किसी से जुड़ाव नहीं रहा है, और मैं कभी व्यक्तिगत मेरा विरोध नहीं रहता है किसी से। राजनीतिक विरोध रहता है, सैद्धांतिक विरोध, वैचारिक विरोध रहता है। मेरा व्यक्तिगत संबंध सभी से, मेरे धुरंधर विरोधियों से भी मेरा व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत अच्छे हैं। देश के कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसके कोई ना कोई नेता से मेरा अच्छे संबंध नहीं है। कुछ संबंध आपके ऐसे थे जिसमें कहा जाता था राम रहीम की जोड़ी है। राम रहीम जोड़ी, राम श्याम की जोड़ी, राम श्याम। हाँ, वो व्यक्तिगत संबंध आज भी है। राजनीतिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध परे क्यों हो जाते हैं? परे हो जाते हैं,
व्यक्तिगत कारण अलग होते हैं और राजनीतिक कारण सिद्धांत और विचार की लड़ाई होती है। व्यक्तिगत कारण होते हैं। कहा जाता है कि जो राम थे उनके जीवन में कोई कई मंत्र थे जो उनको अलग कर रहे थे। वो आज भी हो जाते हैं। आज भी हैं। आज भी हो जाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। आज भी कोई संबंध आपके को भी जीवन में कोई कई मंत्र इस तरह के हैं हो जिन्होंने दूर सकता है, किया? मुझको नहीं जानकारी है, हो सकता है। मैं बड़ा इस मामले में अनुभवहीन हूँ आदमी और बड़ा भावुक हूँ। मैं राजनीति में बड़ा भावुक हूँ। कहा जाता है कि राजनीति में भावुकता का कोई स्थान नहीं है। ये मेरी कमजोरी है, ये मेरी कमजोरी है कि मैं भावुक हो जाता हूँ। लोग कहते हैं कि तुम इतने भावुक हो, कैसे राजनीति करते हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ। मेरा यही सवाल है कि अभी जितनी देर हम लोग बात किए आप कई बार भावुक हुए हैं, लगातार भावुक हो रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर जी की बातों को याद करके। तो यही मेरा भी सवाल है जो आपको बाकी लोग सवाल करते हैं, इतनी भावुकता के साथ कैसे राजनीति कर ले रहे हैं। अभी तक तो मैं सफल हूँ, लोग सम्मान तो कर रहे हैं ना। ये मेरे लिए गर्व की बात है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में हूँ, आज मैं राजद छोड़ा हूँ, लेकिन राजद के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने दुख व्यक्त किया है और मेरे प्रति सम्मान व्यक्त किया है। ये मेरे लिए खुशकिस्मत है। थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन पे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सब भावुकता का खुला संबंध किताब है। व्यक्तिगत खुला जीवन किताब से है, है। मेरी खुली किताब है। मैं किसी चीज़ को छिपाता नहीं हूँ। और छिपाऊंगा क्यों छिपाऊंगा? राजनीतिक व्यक्ति का या सामाजिक व्यक्ति का जीवन खुला किताब होना चाहिए, छिपा हुआ किताब नहीं है। मैं गांधी नहीं हो सकता हूँ। गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, बहुत सारी ऐसी बातें लिखी है जो लोगों को नागवार लिखेगा कि गांधी ऐसे भी हो सकते हैं। मैं उस रास्ते पर मैं मानता हूँ गांधी ने सही किया। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति का जीवन ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने जीवन की अगर कोई है तो खुली होनी चाहिए। इसलिए मुझे छिपाता नहीं हूँ। आप पूछ सकते हैं। परिवार के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता दें, क्योंकि आपके बारे में बहुत मुझे मिला नहीं, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, राजनीति से कोई मेरे पुराना? पिताजी माताजी के मरने के बाद मेरे बड़े भाई ने ही मुझे मैंने कि पाला पोसा सब कुछ, भाभी और भाई ने। क्या वही उम्र मेरे थी जब- लिए। हाँ, किस उम्र में आपके पिताजी का देहांत हुआ? आप अरे हम थे, मेरे पिताजी नहीं, हम लोग थे, लेकिन मेरे भैया भाभी ही हमको पाल पोस रहे थे। भैया पिताजी अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन डेथ हुए बहुत बाद में। माता जी भी डेथ किए, हम उस समय बाहर रह रहे थे। लेकिन मेरे भैया भाभी ही मेरे माता पिता के रूप में मेरे सब कुछ रहे और उन्होंने ही मुझे संवारा, बसाया। आज जो भी कुछ उन्हीं की बदौलत है। अभी आजकल कहाँ हैं? लोहानीपुर में रहते हैं। यहीं रहते हैं। कई बार ऐसे मैं कुछ इंटरव्यू मैंने लिया, लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं सवाल खत्म हो जा रहे हैं मेरे, अरे क्योंकि आप ऐसे जगहों पे लेके चले जाते हैं। और क्या ये जो आपकी राजनीतिक भागदौड़ थी, या फिर यात्रा हो, या फिर जितनी भी आपके जो आपने अभी जर्नी बताया आपका, उस भागदौड़ में आपका व्यक्तिगत जीवन कहीं प्रभावित हुआ? क्योंकि मुझे जो पता चला है बहुत देर से आपने हाँ, शादी वगैरह की हाँ, है। नहीं, शादी में हमारी जो पत्नी है उससे हमारा ऐसा ही एक कार्यक्रम में मुलाकात हो गई थी। बस मुलाकात के बाद टेलीफोनिक बातें होने लगी। हम शुरू से ही इस व्यू के थे कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसमें मैं फेल कर गया। हमारी पत्नी से जो प्यार बढ़ता गया, अंतर कास्ट अंतर जाति विवाह, तो उसके परिवार के लोगों को भी थी कि मैं विरोध हुआ, काफ़ी विरोध हुआ। लेकिन हमारी पत्नी ने उसको सबको झेला। बाद में शत्रुघ्न सिन्हा जो उसके मामा हुए, उनके प्रयासों के शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मेरे भी काम काफ़ी किया सामाजिक कार्य, तो वो मेरे बारे में जानते थे। उन्होंने उनको समझाया कि श्याम किस कैरेक्टर का है। और बाद में फिर उन लोगों ने भी, उसके भाई लोगों ने स्वीकार किया इसकी जिद पर। तो 7 साल हमने इंतज़ार किया और हम लोगों ने कहा था कि शादी करे या ना करे, करेंगे तो साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसमें विजय प्राप्त किए।
आपकी जर्नी थोड़ी थोड़ी मुझे सुशील मोदी जी के साथ व्यक्तिगत जर्नी उन्होंने भी तय किया था कि मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ, सही और में। फिर एक ट्रेन में ऐसे ही मुलाकात हो गई और मालूम है, हम लोग अच्छे मित्र रहे हैं, हम लोग जानते हैं। उनकी पत्नी भी मेरे पत्नी के भी और मेरे भी, क्योंकि उनकी अंधेरी में ससुराल है और मेरा ससुराल है जो मेरीन ड्राइव में है, दोनों का ससुराल एक ही जगह महाराष्ट्र पे। में। और काम करने का जो धुन मैंने हाँ। देखा है हाँ, हमारी वो- पत्नी एडवोकेट है, उनकी पत्नी अध्यापिका है। तो अध्यापिका है। तो मुंबई से कैसे संबंध बना आपका? कहा तो कि एक फंक्शन में संबंध हो गया, भेंट हो गई, और भेंट में बातचीत हुई। उसके बाद वो टेलीफोन पर ही, आपको याद बता दूं, 7 सालों में मैं शायद ही 1 या 2 बार मिला होगा, 7 सालों में 2 बार? 1-2 बार मिला, लेकिन टेलीफोन पर प्रतिदिन बात होती थी। हम लोग की शादी हो गई। आपकी शादी में शाहरुख खान भी आए थे, तो वो उनसे शाहरुख कैसे? खान ही नहीं, हमारे जो साला हैं वो बॉलीवुड में सिक्योरिटी का काम करते हैं। बॉलीवुड के आप तो पूरे विश्व में करते हैं, काफ़ी अमेरिका में भी, सब जगह, पोलैंड में। तो उस समय बॉलीवुड में तो उससे संबंध था, तो वो आते थे। और शाहरुख खान से मेरा भी संबंध था, क्योंकि सुबोध कांत सहाय जब मिनिस्टर थे सूचना प्रसारण, तो शाहरुख खान उस समय पुराना किला में उनकी माँ का ढाबा चलता था, तो उस समय हम लोग रहते थे सफदरजंग रोड में। तो सुबोध कांत सहाय के यहाँ वो आते थे कुछ सीरियल के लिए। तो रेखा जी उनकी जो पत्नी थी, सर्कस उस समय चल रहा था और फौजी, तो शाहरुख खान को काम दिलाने में मेरा भी एक भूमिका रहा और संबंध जो बना। आपकी भूमिका? हाँ, असल में थोड़ा पैरवी कर दी। भूमिका क्या पैरवी किया कि भाभी देखिए अच्छा लड़का ये, तो अरे क्या काम करेगा, हमने नहीं देखिए ना, लेकिन बाद में वही आज सुपरस्टार हो गया। तो वो रहा और हमारे साले से बहुत अच्छे संबंध थे। तो मेरी शादी जो शुरुआत हुई, जो जुलूस का, तो जलवासा उन्हीं के घर पर था। शाहरुख खान के घर? हाँ, शाहरुख के घर से ही हमारी बारात निकली थी। आपके संबंध अभी भी होंगे? हाँ, संबंध है। अच्छे। हमारा संबंध बहुत लोग से अच्छे हैं, आमिर खान से भी है। मेरे चुनाव में भी लोग, सुनील शेट्टी लोग आते थे, शरद सक्सेना, सब लोग आते थे चुनाव में प्रचार करने हाँ। के लिए? ऐसा ही और उनकी प्रचार की क्या जरूरत, लेकिन एक अपना शौक था उनका आने का, तो आइए। आपके बाद मुझे लगता है बिहार की राजनीति में सहनी जी जो है, उनका बॉलीवुड के साथ संबंध पता नहीं और किनका है। वो तो वहीं पर स्टेज का काम भी करते हैं। हाँ, करते थे वहीं से। फिर हमारा व्यक्तिगत संबंध रहा है, हम कोई व्यापार नहीं किए हैं बॉलीवुड में। एक सवाल मेरे अंदर है कि अगर आपने हालांकि कह दिया है कि आप संन्यास भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर थोड़ा सा बात करें, क्योंकि आपका क्षेत्र तो फुलवारी शरीफ ही है और रहेगा भी संभवतः, वो जहाँ रहेगा, क्योंकि वहाँ की जनता की इच्छा है। इच्छा है आपकी। लेकिन एक थोड़ा सा कैलकुलेशन मुझे जैसा लगता है कि थोड़ा सा शायद आपके फेवर में, वो पिछले कुछ सालों से जो राजनीति हुई है, लेफ्ट और लालू यादव वहाँ पे साथ में आ गए हैं, आरजेडी और लेफ्ट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। अब तो आप जा करके समीक्षा कीजिए कि लेफ्ट कितना मजबूत है। थोड़ा ही सही, कुछ भी नहीं मजबूत है। मैं जब चुनाव लड़ता था, करंट 6 बार चुनाव लड़ा, 6 बार माले को 3000 से ज़्यादा वोट नहीं आया। आपको टिकट 2020 में क्यों नहीं दिया गया फिर? अब ये तो लालू जी जानते होंगे क्या वो एक कारण था? क्या कारण था, वो तो हम किसी के व्यक्ति से न पूछने का काम किए न हम जानने या वो की शतरंज कोशिश उस समय भी चल रहा था? चल रहा होगा, हम उस समय भी नहीं समझ पाए। आज समझे कि हम धोखा खा रहे हैं। उस समय नाबालिग थे, समझिए, राजनीतिक नाबालिग। 14 साल का मंत्री पद लेने के बाद नाबालिग कह रहे राजनीति में मेरा वो शतरंज की तरह, लोग आज कह रहे हैं कि शतरंज जो नहीं खेलना जानता है वो राजनीति क्या करेगा। एक वक्तव्य आया है किसी का, राजद के किसी नेता का, तो हम तो शतरंज न खेले हैं, लेकिन राजनीति तो कर रहे हैं। देश में लोगों से प्यार पाया इसी राजनीति में। और अभी जो शतरंज का एक और पूरा खेल खेला गया एलडीपी के साथ है, आपके और चिराग पासवान जी के अच्छे संबंध थे? मेरे रामविलास पासवान जी के एकदम ब्रदर की तरह, ब्रदर की तरह। तो उस नाते चिराग से भी अच्छे संबंध है। इतने अच्छे थे कि आप उनके घर पे गए थे आरजेडी में लाने के लिए? आरजेडी में लाने के लिए नहीं गए थे, मैं उनको साथ बढ़ाने के लिए गया था। तुम उस पिता के पुत्र हो जो हरदम लड़ता रहा, तुम लड़ाई में कभी गिरना मत, जब भी जरूरत होगा
अगर मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। जीना भाभी ने कहा था उनकी माँ जी माँ। कि श्याम रामविलास जी के भी सहयोगी रहे। मैं उस समय सहयोगी था। मैं एक उदाहरण देता हूँ, इसको आप ऑफ द रिकॉर्ड मानिएगा। जब चौधरी चरण सिंह ने रामविलास पासवान को पार्टी से निकाल दिया था, सारा टैची ऑफिस से फेंक दिया था, रास्ता नहीं था, वो हमसे कहे कि हमको चंद्रशेखर जी की पार्टी से जुड़वा दो। हम चंद्रशेखर जी के पास आए, अरे कहाँ बात कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह से लड़ा है, वो चाहता है बिजनौर से चुनाव लड़ना, वहाँ कहाँ खड़ा भी हो पाएगा, तुम काहे परेशान हो, छोड़ो सबको। हमने बहुत प्रेशर दे करके फिर उनको पार्टी में लाया, चुनाव लड़वाया और से भी मदद कराया। चंद्रशेखर जी कहते थे देखो वो कहेगा कि पैसा चाहिए, हम पैसा नहीं देंगे, हम लेकिन वो कह रहा है कि पैसा नहीं चाहिए तुम, यही बात तू कहते तुम बहुत भावुक हो। देखना बाद में हमसे अच्छी खासी रोने लगे, चंद्रशेखर जी ने मदद करवाए हमसे। चंद्रशेखर जी बहुत तो पैसे की मदद हुई थी? हाँ, पैसे की मदद किए थे, जो होता है हर तरह से। हार गए चंद्रशेखर जी कहे कि हम कहते थे ना, तो मेरा उस समय उनको सहारा और हर समय जब दलित सेना था तो उसमें भी हम उनको मदद करते थे, तो संबंध रहा है। उसके कारण चिराग को मेरा दायित्व बनता है एक अभिभावक के तुल्य। अभी की राजनीति में आज के करंट उसमें यंग अगर देखेंगे तो नीतीश कुमार, ये तो एक दौर गुजरा जो जिस दौर में लालू यादव और नीतीश कुमार रहे धुरी पर, अब एक नया दौर आ रहा है। इसमें 3-4 फेज तो आ चुके हैं, जैसे कन्हैया कुमार हो गया, प्रशांत किशोर हो गए, इस पर तेजस्वी यादव हो गए। नो कमेंट्स, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। एक घटना के बारे में जिक्र कर सकते हैं? बोलिए थोड़ा सा, अगर आपको लगे कि नहीं बात नहीं करना चाहते हैं नहीं बोलिए। एक 2012 की घटना है ये। 2012 में रजक समाज के लोगों ने डिमांड किया था कि चूंकि ये जो मरीन ड्राइव अभी जहाँ पे बना है तो उसके ऊपर एक नया शहर बनाने का प्लान बना था, और एक कॉन्ट्रैक्टर थे, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वो आए थे। तो वो पूरा प्लान हुआ था, प्रॉपर सारा कुछ हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद फिर उस घाट के आसपास जो कपड़ा उपड़ा सुखाया जाता था, तो उस खास करके रजक समाज के लोग होते थे, तो वहां से उनको हटाया गया था। कहाँ पर की बात कर रहे हैं? ये 2012 की बात। कहाँ पर? ये जो मरीन ड्राइव है उसके आसपास। मरीन ड्राइव के पास कहाँ घाट था? घाट नहीं, मतलब वहाँ पे लोग कपड़ा उपड़ा सुखाते थे। कपड़ा उपड़ा तो वहाँ कहाँ सुखाते? कपड़ा सुखाते तो PMCH में सुखाते थे, गांधी मैदान में सुखाते थे। गांधी मैदान की ही बात आई थी, तो गांधी मैदान में फिर वो लोग मांग रहे थे, डिमांड कर रहे थे। ना, कभी डिमांड नहीं किया। आपका स्टेटमेंट मैंने कहीं पे देखा है, कहाँ है कि गांधी मैदान न्यूज़ में छपा हुआ था कि वो लोग डिमांड कर रहे थे गांधी मैदान, आपने कहा कि नहीं ये तो संभव ही नहीं है। नहीं, गांधी मैदान कभी डिमांड नहीं किया गया। ये इनके नेता थे। 2012 क्या है ये? फरवरी 2012 में प्रोटेस्ट हुआ कभी गांधी मैदान तो कभी डिमांड नहीं किया गया। ये मूर्खता होगा जो लोग डिमांड की बात। अशोक रजक उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, पटना जिला रजक समिति के। हो सकता है उस पे आपका स्टेटमेंट है भी, पता नहीं है वो शायद आप। नहीं, गांधी मैदान और कोई जगह हो सकता है जहाँ मैंने भी कहा होगा, मुझे याद नहीं। आपने अपोज किया था। हाँ, गांधी मैदान को कोई मांगा भी नहीं होगा। गांधी मैदान कैसे मांग लेगा? गांधी मैदान पटना की खूबसूरती है, उसको वहाँ कैसे? आज तक उनको अल्टरनेटिव कहीं मिला? अल्टरनेटिव तो देखिए, आपको 2 जगह, इधर हर जगह कई जगह मिला। हमने उसमें 6 घाट बनवाया और सब जगह से कंकरबाग में है, आपको मंदिरी में है, आपको ये ठीक जो आप सरदार पटेल का जो मूर्ति है उसके पीछे में है घाट है, कैपिटल धोबी घाट है, पंत भवन के सामने तो है, चौक पर मंगल तालाब है, कई जगह है। लेकिन कमियां हैं और चाहिए। हम तो डिमांड करते रहे हैं कि जिस तरह से बॉम्बे में धोबी घाट के जो बने हैं उस तरह से पटना में भी कहीं पर एक बना करके ऐसी कैपिटल धोबी घाट को आधुनिक धोबी घाट के बना करके और उसको धोबियों को दे देना चाहिए। लेकिन आप मंत्री रहे, सब कुछ रहे, उसके बाद भी आपको डिमांड करने की जरूरत? डिमांड तो करना पड़ता है ना। सरकार, आप विभाग में जिस विभाग में थे उस विभाग में तो अंतर नहीं आता था, मांग ही कर सकते हैं। लेकिन आपके जो सीट हुआ करती थी हमेशा
नीतीश कुमार के बगल में हाँ, हुआ करती थी। मैं जब भी लालू जी के ही बगल में रहती थी, नीतीश जी के बगल में भी रहती थी, चंद्रशेखर जी के बगल में रहती थी, वीपी सिंह के ही बगल में रहती थी। ये तो है। मुरारजी भाई भी मुझको उसी तरह से मानते थे। वो तो मेरा सौभाग्य रहा है कि हर लोग में बड़ा प्यारा रहा हूँ, सबसे प्यारा रहा हूँ। सर, बिहार की दलित राजनीति में पासवान सबसे ज्यादा पॉलिटिकली पावरफुल है। हाँ। अब एक फेस मुसहर को भी मिल चुका है, और लेकिन बाकी जो कम्युनिटीज हैं, खास करके जैसे देखिए कहा तो कि रविदास राजनीति के हैसियत रजक समाज को नहीं मिला, और भी जो जातियां हैं। आपको वो फेस क्यों नहीं मिला? कहाँ पे लगता है गड़बड़? हो सकता है मेरी भी कमी रहा हो, मेरी कमियां ही मुझे पीछे ढकेल दी होगी। या फिर शतरंज का वो खिलाड़ी? सब चीज़ में शतरंज नहीं आता है। मैं मानता हूँ कि मेरी कमियां हुई होगी, मैं किसी दूसरे को खेलना नहीं आया? मैं तो खेलता ही नहीं हूँ, इसीलिए शायद पीछे रह गए। लेकिन दुमरलाल मेहता और दुमरलाल बैठा और महेंद्र बैठा, देखिए मैं राजनीति में कभी याचक नहीं रहा हूँ। मैं उन महापुरुषों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन पहले याचना करके ही कुछ प्राप्त होता था। मैं कभी याचक बन करके प्राप्त करना नहीं चाहता, मैं लड़ कर करके लेना जानता हूँ। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो मैं ठीक हूँ। अगर फिर से एक हाइपोथेटिकल सवाल है कि अगर आप एनडीए का हिस्सा बनते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो फिर अभी चिराग पासवान के साथ तो व्यक्तिगत संबंध अभी भी आपके अच्छे हैं, वो है, रहेगा, किसी पार्टी में रहे। राजनीतिक संबंध अगर एनडीए में जाते हैं तो कैसा? अगर मगर का राजनीति में कोई जवाब नहीं है। फिर भी हमने तो स्पष्ट होता है। हाँ, एक हफ्ता इंतजार कीजिए, एक हफ्ता में हम फैसला ले लेंगे क्या करना। एक हफ्ता में फैसला? हाँ, एक हफ्ता हम सब साथियों को हमने दे दिया है कि आप 5 दिन के अंदर बता दीजिए। 5 दिन बाद बताएंगे, हम उसके मंथन करके 7वें दिन बता देंगे। अच्छा, जब आप कहते हैं, क्योंकि एक बार और आपने बताया कि साथियों से मंथन करेंगे, तो जब साथी कहते हैं तो किसे आप कह रहे हैं साथी? जो मेरे साथ राजनीतिक साथी रहे हैं, जो मेरे राजनीति में कोई संगठन या कुछ? संगठन नहीं, व्यक्तिगत बहुत सारे साथी हैं। क्षेत्र में है, जिला में है, राज्य में है, देश में है, साहित्यकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, नाटक से जुड़े हुए लोग हैं। इन सबसे सब हमारा संबंध सभी फ्रंट के लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा वामपंथी लोगों से बहुत अच्छा संबंध है, और जिसे फासिस्ट ताकतें कहते हैं उससे मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। लेकिन राजनीतिक और वैचारिक विरोध मैं स्पष्ट रूप से उनके सामने भी कहता हूँ, पीछे भी कहता हूँ। एनडीए में जाने के बाद भी कहेंगे? अब अभी कैसे कहते थे ना, आप तो एनडीए में रह चुके हैं। कहा राजनीति में, मैं एनडीए में जब था तो मेरे वक्तव्य को देख लीजिए, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी। कोई, मैं कभी लाग लपेट करके बात नहीं करता हूँ, स्पष्ट बात है। और संबंध में कभी टूटा नहीं। मैं कुछ बोलने के बाद संबंध वो सही रहता है। विधानसभा में जब एक जवाब कटुता के साथ देता था, कड़े जवाब, लेकिन जब सदन से निकलता था तो सही मेरे अच्छे मित्रता की तरह संबंध था देश के साथ। या जब विपक्ष में था तो सही कटु सवाल में करता था, लेकिन जब निकलता था तो सत्ता पक्ष से मेरे सही बड़े प्रकार से बात होती थी। लगता ही नहीं था कि अंदर और बाहर में कुछ समानता है। तो वहाँ जो रोल था वो रोल करता था, यहाँ जो रोल है वो रोल करता हूँ। 29 या 30 दिसंबर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2020 आपने एक बयान दिया था, 17 विधायक छोड़ने वाले हैं जेडीयू। आरजेडी कितने, अब आज के डेट में आरजेडी से कितने छोड़ने वाले हैं? मैंने तो कहा ना कि वक्तव्य देना वो समय के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों की अपनी वो एक रणनीति होता है। रणनीति का हिस्सा था। उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो कुछ रहती है तब ना, धुआं वही निकलता है जहाँ कुछ रहता है। आपने, अच्छा, राहुल गांधी को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आपके एक बयान मिले हैं मुझे। हाँ, क्या आप राहुल गांधी को देखते कैसे हैं? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं और बड़े साफ सुथरे हैं, और चीज़ों को बड़े ही पर्सनल रूप से देखते हैं, और कुछ परिवर्तन करने की उनकी ललक है, जज्बा है, मैं जो देखता हूँ। ये जो आपका इमोशनल वाला है, क्या आपके अंदर, उनके अंदर दिखता है ये कि? हाँ, वो भी बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। क्योंकि आपने एक बयान दिया था उनके बारे में, जब बाबा रामदेव ने उनको बोला था कि वो, हाँ,
हनीमून मनाने के लिए जाते हैं दलित के। हाँ, तो जब आपने उसका विरोध मैंने किया केस था, किया एफआईआर था। किया था, हाँ एफआईआर किया था। एफआईआर किया है आपने। तो जब आपने एफआईआर किया था तो क्या राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए वो एफआईआर था, या फिर इसलिए था क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि दलित के यहाँ हनीमून मनाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दलित समाज का आप अवमानना कर रहे हैं या उसकी ये बेइज्जती तो रामदेव बाबा ने अपमाना किया था ना, हाँ राहुल गांधी पर टिप्पणी कर करके, यानी कि वो दलितों पर अटैक कर रहे थे। दलित जो है वो अय्यासी का साधन है। इसके रामदेव बाबा का तो ये वक्तव्य न था हम्म। कि उसी अय्यासी के साधन में राहुल गांधी जा रहे हैं अय्यासी करने, तो आप दलित की बेटियों को अय्यासी का साधन मान रहे थे क्या? इस पर मैंने केस किया था उन पर। और इसमें देश भर में बाद में उन्होंने क्षमा मांगा, हाँ। कोर्ट में क्षमा मांगा, तब जाकर के मैंने केस वापस मुझे लगता है पूरे देश भर में उसको लेकर के बहुत सारे केस हुए थे, बहुत सारे सबको क्लब किया हाँ, गया। मेरे ही बात हुए, मेरे है ना? बात आपकी हुए। बात हुई। हाँ, मुझे लगता है बाद में दर्जनों उन्होंने- केस थे। क्षमा मांगा उन्होंने कोर्ट में आ करके के। क्षमा मांगा। पहले तो मेरे पास आकर करके बहुत क्षमा याचना किया, बहुत सारे लोगों ने कहा क्षमा कर दो, हमने ना, लेकिन फिर कोर्ट में उन्होंने एनडीए क्षमा के मांगा। करीबी है वो, लेकिन नहीं, उस समय हम एनडीए में तो थे, उस समय तो हम एनडीए में थे। कुछ थोड़ा सा बस, ज्यादा देर अब नहीं नहीं, आप चलिए ना, है ना? करिए। जब आप कुछ अभी लगता है पिछले साल की ही बात है, 2022 की बात है, तेज प्रताप जी के साथ कैसे संबंध है आपके? अब भाई मेरे बड़े भाई के पुत्र हैं, उसको पुत्रवत ही न लूंगा, अलग से थोड़ा लूंगा। इसलिए मैंने उस समय कहा था याद कि समर्थ के न हो तो दोष गोसाई। जो समर्थ लोग होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, उनको कोई दोषी नहीं करार कर सकता है। मैंने यही कहा था, उस पर आज भी मैं कायम हूँ। इसके अलावा आपने ये भी कहा था कि मैं दलित था तो इसलिए। समर्थ के बाद तो जो होता है वो दलित, दलित चूंकि जाति थोड़े हैं, दलित वर्ग है, तो मैं इसीलिए तो कहा था। दलित वर्ग जब आप कह रहे हैं तो उसको आर्थिकी से जोड़ रहे हैं या फिर नहीं, सामाजिक और सामाजिक और उससे जोड़ रहे हैं? शैक्षणिक और राजनीतिक। आपकी तो तेज प्रताप और इन लोगों के साथ बचपन की अरे सबको बचपन में मैं खिलाया हूँ। खिलाए हैं। तो जब अच्छा इस तरह के संबंधों में जब ये इस तरह की दरारें जब आती है, दरार नहीं कही, वो बचपना का वक्तव्य था, और क्या, बचपना ही कहेंगे। तेजस्वी जी के साथ कैसे संबंध है आपके? अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी? आज है कि नहीं, लेकिन मेरे ओर से तो है ही, मेरे तरफ से वो संबंध जो था है रहेगा। लेकिन छोड़ के तो आप जा रहे हैं। छोड़ना अलग है, मैंने फिर कहा था, विचारधारा का विरोध हो सकता है, व्यक्तिगत विरोध मैं नहीं करता हूँ। व्यक्तिगत मेरे संबंध रहेंगे, वो माने या ना माने, लेकिन वैचारिक वो नहीं रहेगा। आपने कहा, मतलब ये टेक्निकल चीज़ है, मैं उस पर कोई आप- आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने आपका पूरा वो एफिडेविट देखा इलेक्शन में, जो आप एफिडेविट हाँ। आखिरी मुझे 14-15 के बाद का नहीं दिखा, तो उसमें हमने 2-3 चीज़ें हमें लगा कि क्लियरिफिकेशन मैं उसमें हाँ। मांगना चाह रहा हूँ कि 2014 में जब आप मंत्री थे तो आपने जिस समय उसमें ब्यौरा दिया था तो उसमें 3 गाड़ियों का जिक्र है। हाँ, एक स्कॉर्पियो है, एक होंडा उसके सिटी बढ़ है गए होंगे, और एक फॉर्च्यूनर है, लेकिन तीनों गाड़ियों का दाम नहीं लिखा हुआ है उस पे। तो दाम तो तो टोटल कॉस्ट में वो कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? जो गाड़ी तो बाजार में बिकता है, हाँ। बाजार का रेट खुला किताब होता है। लेकिन उसमें देना पड़ता है ना इलेक्शन दिया कमीशन होगा, को। दिया होगा, आपके पास नहीं होगा। हमारे पास जो है डॉक्यूमेंट उसका 14 वाला भी पड़ा हुआ है, नहीं तो इसमें इनका नहीं लिखा वो हुआ है। ब्यौरा तो उस समय जो दिया जाता है वही दिया जाता है। मांगा गया होगा कि इतनी गाड़ियाँ, ये नहीं दिया गया होगा कि गाड़ी का कॉस्ट जो मांगा जाता है उसी आधार पर ना, जो परिपत्र दिया जाता है उसी परिपत्र के आधार पर दिया जाता है। उसमें एक और है, उसमें रेलवे हंडर रोड ईस्ट हाँ। रोहिणीपुर में हाँ। एक बिल्डिंग है, हाँ तो वहाँ पे 2010 का जो एफिडेविट है हाँ उसमें भी उसका जो कॉस्ट है, मतलब जो भी उसकी संपत्ति का आपका जो हाँ, उसमें लिखा हुआ है 22,93,248 हाँ रुपए। उतने में था, खर्चा क्या था। 2014 में भी सेम अमाउंट लिखा हुआ है, 1 रुपया ना तो- कम ना ज्यादा। कैसे अमाउंट हम बढ़ा देंगे? 4 साल में तो बढ़ता है ना अमाउंट। अमाउंट जब बेचने के लिए दाम तय करेंगे तब ना, हम तो जिस समय खरीदे और जो रेट से हम खरीदे तो उसी अमाउंट को ना देंगे। 2005 में इसका दाम था, आपने जो दिया था 12 लाख रुपए। 2009 जमीन में, उस समय था, उस समय जमीन था। 2009 में इसका दाम हो गया 18 लाख। हाँ, फिर उसके बाद 2010 में हो गया 22। मकान बनते गया ना, कमरे बने, कमरे जब बनेंगे तो उसका 4 साल रेट, में फिर भी कुछ तो बढ़ना नहीं। चाहिए था। 4 साल में कैसे रेट? जो जमीन है
जमीन में जितना बन गया, अब उसमें और कहाँ जमीन बढ़ेगा जो बनेगा। जमीन रहता तब ना बढ़ता। जमीन मान लीजिए कि ये है आपका, हाँ, इतना में 2009 में इतना बने, इसका रेट हो गया 2014 में इतने बने, 2020 में इतना बने, इसके बाद जमीन बचेगा तब ना बनेगा, तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। मुझे तो लगता है कि पटना में हर दूसरे साल जमीन का कॉस्ट बढ़ जाता है। जमीन का कॉस्ट बढ़ता है। मकान का जो था उसमें जमीन अगर एक्स्ट्रा रहता और उसमें हम मकान बनाते तो कॉस्ट जरूर बढ़ता। इसलिए उसमें बढ़ा नहीं। आज अगर हम मकान बेचेंगे, अगर बेचना पड़ा जिसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे भैया भाभी सब रहते हैं, तो कॉस्ट बढ़ेगा ही। कोई चीज़ का आज बढ़ा है, तब जब अगली बार जब दिया जाएगा तो उसका तो अगर बेचेंगे तो उसका कॉस्ट आकलन होगा तो बढ़ेगा। बस दो और हाँ, आप स्किप कर सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये मुजफ्फरपुर जब बालिका गृह कांड हुआ था तो आपका एक फोटो बहुत वायरल हुआ था। क्या? ये जो उस समय वहाँ पे मुख्य अभियुक्त थी मनीषा दयाल, हाँ, उनके साथ आपकी फोटो वायरल। निश्चित उसके ऊपर मनीषा दयाल कबड्डी प्रतियोगिता कराती थी महिलाओं का, और उसका उद्घाटन एज एक नेता या एज मंत्री मुझे बुलाई थी। इसी दीघा कुर्जी में फंक्शन हुआ था, उसमें वो हमारे साथ थी। उसका फंक्शन था, आयोजक थी, मैं उसका उद्घाटन करता था, तो वो फोटो था। लेकिन वो बालिका गृह में उसका नाम नहीं है, मैं बता देता हूँ। उसका दूसरे केस में नाम था, जो बाद में केस खारिज भी हो गया। केस खारिज हो गया। बालिका गृह में उससे कोई दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं था, और उस केस में भी नाम उसका नहीं है। आप उन्हें डिफेंड नहीं, मैं आपको सुधार रहा हूँ। उनका मैं कह रहा हूँ कि उनका मुकदमा में था, लेकिन बालिका गृह में नहीं था, दूसरे केस में था। एक और दिसंबर 2013 में आपके ऊपर एक FIR आई, रत्नापुर कास्ता। आप बोलिए ना, है ना, मैं फ़ोन लगाऊं रत्नापुर कास्ता को। हमारी रिश्ते में वो लगेगी हमारी मौसिया सास, समझे। वो बातचीत होता है, कुछ तो हो जाता है, बाद में वो उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं लगा देता हूँ फ़ोन, लगा दूँ? नहीं, आप बस आपसे रिएक्शन बस लेना था। मौसिया सास है, हालांकि उम्र में हमसे वो छोटी है, लेकिन रिश्ते में मौसिया सास है। बस 2-3 अब सवाल नाम नहीं लिया था मैंने, पहले ही आपने बता दिया। हाँ, बस 2-3 चाहते हैं कि आप बस नाटकों से हम जुड़े रहे, नाट्यों से मेरा बड़ा लगाव रहा है। रत्नापुर कास्ता भी नाटक में थी। आप नाटक करते थे? जी हाँ, प्रांगण एक संस्था है जिसके मैं लगभग 28 साल से उसका अध्यक्ष हूँ। इफ्ता की इस हालत पे क्या कहिएगा जो अभी इफ्ता अच्छा है, जावेद है, उसका काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और तनवीर जी भी शायद, तनवीर भी है। वो अभी जो दिल्ली चले गए, इंदौर में जो थे, भारत भवन में मैंने भी वहाँ पे परफॉर्म किया है। हाँ, वो सब हमारे अच्छे मित्र हैं। आपने परफॉर्म किया है? परफॉर्म नहीं किया, मैं आयोजकों की हिस्सेदार रहा। उस यात्रा में भी आप आए? अभय हैं, सोमा है, जी, हाँ, ये सब हमारी बहन की तरह है। आज भी जाते हैं देखने के लिए नाटक? देखने भी जाते हैं, उसके आयोजक में भी हम रहते हैं। हर साल मैं अखिल भारतीय नाट्य समारोह करता हूँ। देश भर के नाट्य संस्थाएं आती है, उसका कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होता है, और वो पहले 7 दिन का होता था, अब 4 दिन का कराता हूँ। वो मेरा एक हिस्सा है जीवन का। अच्छा, कुछ अगर व्यक्तित्व का मैं नाम लूँ और आप एक सेंटेंस या 3 से 4 शब्दों में उनको डिफाइन, बोलिए। सब फेमस पर्सनालिटी हैं, जरूर होंगे। जैसे कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, विजन वाले हैं। लालू यादव कहा था कि वो कबीर की तरह फक्कड़ हैं। आपने कन्हैया कुमार नौजवान है, संघर्षशील आदमी है। तेजस्वी यादव भी संघर्षशील वाले हैं। एक है नौजवानों के लिए कुछ करने की ललक है। चिराग पासवान भी दलितों के लिए, नौजवानों के लिए उनके मन में है संघर्ष करने की ताकत। तेज प्रताप भी है, नए नौजवान हैं, कुछ करने की चाहत है, लेकिन वो अध्यात्म से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। चिराग पासवान या तेजस्वी यादव फ्यूचर? मैं इसको कोई नहीं दीजिएगा, जनता को तय करना है।
जनता के ऊपर, जनता मालिक मैं- होती है, कोई व्यक्ति मालिक नहीं होता। उस पे नहीं जा रहा हूँ कि क्या फ्यूचर किसका रहेगा, लेकिन अगर आप एक व्यक्तिगत रूप से अगर आप देखिएगा तो ठीक है, इस पे मैं नहीं पूछ रहा हूँ। कन्हैया कुमार या लोकतंत्र में वोट गुप्त होता है और गुप्त मतदान जो होता है उसका कहीं पता नहीं चलता है कि कौन किसको देगा। जब गुप्त मतदान होगा तो मैं दे दूंगा किसको देना है। अभिभावक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए, मैं सपोज कीजिए मैं यंग हूँ और बिहार का वासी हूँ, अभिभावक के रूप में अगर आपसे पूछूं कि ये 4 नाम हैं, इन चारों नामों में से मैं जो कैसे बाप फैसला होता लूं? है, बाप के लिए तो चारों बेटा समान होता है। किसको आप कन्हैया कहेगा कुमार को बाप बेटा कह रहे हैं? बेटा या बड़ा भाई? बड़ा भाई हूँ तो बेटा ही के समान हुआ। मैं बड़ा भाई हूँ तो बड़ा भाई भी अगर कहें तो जो छोटे भाइयों को तो समान रूप से देखेगा। इन चारों को आप मान रहे हैं ना कि मेरे लिए बराबर हैं, बेटा मेरे की लिए- तरह, भाई की तरह? मेरे लिए तो है ही है, लेकिन जनता के लिए क्या है ये तो जनता तय करेगी। मुझे आप गाइड कर सकते हैं? आप ऐसे इतना नहीं। ताकत नहीं है कि ये गाइड आपको करे। ये थे श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री, विधायक, और 1 हफ्ते का इंतजार करते हैं और 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कि अभी आगे क्या, और मंत्री बनेंगे या कहीं और कुछ जर्नी लिखा हुआ है। 14 साल मंत्री रहा, अब कितना मंत्री खेला। लेकिन वो जर्नी से आज इनसे जो बातचीत हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो लगा कि आपकी जो जर्नी थी चंद्रशेखर जी के साथ, या फिर जो उस दौर के साथ उस जो वो फक्कड़ वाली जो जीवन होता था, जो यात्राओं वाले जीवन होते थे, वो एक विशेष पहलू था। मुझे नहीं पता था, पता नहीं बिहार की जनता को पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता। और अगर नहीं पता है तो श्याम रजक जी के इस पहलू को ज़रूर समझिए। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इस पूरी प्रक्रिया में बहुत बार इमोशनल बहुत बहुत धन्यवाद। होना पड़ा। न्यूज हंटर्स के बारे में कुछ बोल दीजिए। न्यूज हंटर चैनल जो है हम चाहेंगे आम दर्शकों से, क्योंकि चैनल जो होता है वो माध्यम होता है जनता और शासन के बीच की एक माध्यम होता है। जनता की जो कठिनाइयाँ हैं, जो समस्याएं हैं, उसको सत्ता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी अहम रोल है। और मुझे विश्वास है कि न्यूज हंटर इस अपने कार्यों को पूरा रूप से करेगी ही तो जनता भी इसको बहुत मानेगी और जनता इसको बहुत ही स्वीकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पीछे श्रुतिधर कृष्णा है और प्रवीण जी दोनों कैमरा पे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नेताजी के आंगने में फिर से एक आंगन ढूंढेंगे और आपके पास लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए न्यूज हंटर के साथ।